हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गुरुकुल में, जिसमें मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाए थे वो आपके हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो बनाए थे, जिसमें मैंने बताया था कि इतिहास एक विषय के रूप में कैसे आया। विषय के रूप में कैसे आया, उसके बाद मैंने पाषाण काल को भी आपको पढ़ाया था या पाषाण काल के बारे में बताया था। उसी क्रम को आगे जारी रखते हुए मैंने ताम्रपाषाण कालीन को भी आपको बताया है। जो मेरा वीडियो आया था 2 पार्टों में, ताम्रपाषाण काल को भी हमने पढ़ा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप मेरे पहले के वीडियो देख सकते हैं, ताकि जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो हैं या अपलोड किए गए लेक्चर, तो उन्हें आप आसानी से समझ सकें और सीक्वेंस से देख सकें। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, ज़्यादा बात ना करते हुए, मैं अपने टॉपिक पर आता हूं दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले मैंने इतिहास के बारे में आपको बताया, या आपने कई बुक्स के बारे में पढ़ा होगा कि इतिहास को समझने की दृष्टि से उसे 3 कालखंडों में बांटा गया है। तो कौन कौन सा? प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल को भी हमने 3 कालखंडों में पढ़ा है: पाषाण काल, मध्यपुरा पाषाण काल, नवपुरा पाषाण काल। उसके बाद हमने पढ़ा था ताम्रपाषाण काल को। अब ताम्रपाषाण काल के बाद ये हमारा एक नया टॉपिक है, जिसे हम अच्छे से समझेंगे। और जो मेरा पूरा प्रयास रहेगा, या जो मेरे पूरा एक उद्देश्य है, तो यही उद्देश्य है कि जो मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊं या कोई भी टॉपिक, तो आपको सारे टॉपिक वो क्लियर समझ में आए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो एकदम। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ साथ आपकी उस टॉपिक में या सब्जेक्ट में रुचि बने। रुचि बनने के साथ साथ आपकी उस सब्जेक्ट पर एक मजबूत कमांड या पकड़ बने, ताकि एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं वो छूटे ना। हम और आप दोनों का यही प्रयास रहेगा कि आप सफल बने। ज्यादा बात ना करते हुए मैं अपने टॉपिक पर आता हूं। अब यहां जो मैंने लिखा है आपको, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इसे इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी, या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लोगों को पता नहीं था, तो उसके पहले वैदिक काल को भारत की प्राचीन सभ्यता माना जाता था। जब वैदिक काल को भारत की प्राचीन सभ्यता माना गया था, क्योंकि सिंधु घाटी के ना तो हमारे पास कोई प्रारंभ में, या वैदिक सभ्यता को जब वो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जा रहा था, तो उस टाइम हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं थे। उसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूं कि जब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चला लोगों को, तो इसके बारे में जांच पड़ताल शुरू हुई, और जो भी हमें इससे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं या साक्ष्य देखने को मिले हैं, तो उन साक्ष्यों के आधार पर जब इसकी टाइम पीरियड या इसके समय को ज्ञात किया गया, तो उसी टाइम बताया गया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, ना कि वैदिक सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता है। अब हम दोस्तों यहां आते हैं कि आखिर इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया है। तो जैसे हमने देखा है कि इसके पहले जो विश्व में जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं, या जितनी सभ्यताओं का विकास हुआ है, तो वो सारी सभ्यताएं, ज्यादातर सभ्यताएं नदीय घाटी क्षेत्र में विकसित हुई हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि नील नदी की सभ्यता, चीन की देख सकते हैं आप, हांग्यो नदी के किनारे जो विकसित होती है सभ्यता। तो उसी प्रकार शुरुआत में जो इसके खोजे गए स्थल थे, वो ज्यादातर हमें सिंधु नदी और सिंधु नदी की सहायक नदी के आसपास क्षेत्र इसमें हमें देखने को मिले हैं। इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया है, या सिंधु घाटी सभ्यता इसको कहा गया है। आगे दोस्तों हम बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता। अब ये तो हमने समझ लिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो साक्ष्य हमें प्राचीन टाइम में मिले हैं, तो अधिकांश साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए थे? ये सिंधु नदी और सिंधु की सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र से हमें साक्ष्य प्राप्त हुए थे। अब दोस्तों दूसरी बात हम करें कि इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम दिया गया,
तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले जो खोजा गया नगर था या सबसे पहले जिस नगर की खोज की गई थी तो वो हड़प्पा नगर इस सभ्यता का खोजा गया था। जब हड़प्पा नगर सबसे पहले खोजा गया इस सभ्यता में तो इसे नाम दे दिया गया हड़प्पा सभ्यता। फिर हम दोस्तों देखते हैं कि यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, एक ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से बनता है कि कांस्ययुगीन सभ्यता। तो इसके पहले हमने पूर्व पढ़ा है या पूर्व समझा है जो, तो उसमें हमने जाना है कि शुरुआत में जो मानव अपने जीवन शैली में या अपनी दिनचर्या में पत्थरों के औजारों का यूज करता था, मानव अनभिज्ञ था। उसी प्रकार इस काल में हम देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मानव है, सिंधु घाटी सभ्यता के मानव ने बड़ी संख्या में सबसे ज्यादा कांसे का यूज किया है। जैसे मानव के द्वारा सबसे पहले यूज की जाने वाली धातु कौन सी थी, तो वो आपकी तांबा थी, जो मैंने आपको ताम्र पाषाण कालीन टाइम पीरियड में पढ़ाया है। उसके बाद यहाँ बड़ी संख्या में हमें कांसे के औजार और कांसे की मूर्तियां देखने को मिली हैं, तो इसीलिए इस सभ्यता को नाम दे दिया गया कांस्ययुगीन सभ्यता। तो कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अब दोस्तों एक और इसको नाम से जाना जाता है, वो है आपका नगरीय सभ्यता। तो आपको याद रखना है कि ये विश्व की तीसरी सबसे, जो विश्व में मतलब शुरुआती सभ्यताएं थी तो उनके क्रम में तीसरी सबसे विकसित सभ्यता थी, और भारत की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में विश्व की सबसे प्राचीन में तीसरे नंबर पे आती है। उसके बाद विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता मानी जाती है, क्योंकि यहाँ जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं या यहाँ से हमें जो साक्ष्य मिले हैं, तो उन साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि इसकी जो बनावट थी, यहाँ जो हमें भवन और मकान देखने को मिले हैं, तो एक मंजिला, दो मंजिला इमारतें, और जो उनकी व्यवस्था थी तो वो व्यवस्था एकदम नगरों की तरह थी, तो इसीलिए इसे नगरीय सभ्यता कहा गया है। तो दोस्तों हमने यहाँ समझा है कि आखिर इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया है, हड़प्पा सभ्यता के बाद कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा गया है, कांस्ययुगीन सभ्यता के बाद इसे नगरीय सभ्यता कहा गया है। तो यहाँ हमने ये सारे जो इसके नाम से रिलेटेड या नाम से संबंधित जो सारे कॉन्सेप्ट थे वो हमने आपके यहाँ क्लियर किए हैं, और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। अब हम आगे यहाँ आते हैं, तो इसमें हमें देखना है सभ्यता का अतीत। अब सभ्यता के अतीत से क्या तात्पर्य है या सभ्यता के अतीत से क्या मतलब है, तो सभ्यता का अतीत मतलब सभ्यता का शुरुआती विकास या सभ्यता का इतिहास। तो सभ्यता के इतिहास को हम यहाँ समझेंगे। यहाँ जो मैंने लिखा है सभ्यता का अतीत। तो यहाँ दोस्तों हम एक पॉइंट पे आते हैं कि जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत था, तो सिंध प्रांत में जो वहां के स्थानीय निवासी थे, तो इस स्थानीय निवासियों के द्वारा जो वहां टीले मिले थे, तो उन टीलों की खुदाई की गई, वहां से वो मट्टी के लिए या उन टीलों से मट्टी का उन्हें उपयोग करना था, तो वहां से उन्हें मट्टी की जो खुदाई की तो उन्हें पक्की ईंटों के वहां से साक्ष्य प्राप्त हुए। अब यहाँ भी मानव या जो व्यक्ति थे उन्हें के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिर आगे क्या होता है, जब लोगों को वो पक्की ईंटें मिलती हैं तो लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये सारा भगवान का वरदान है या भगवान की ही देन है, तो उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो विद्वान आपके 1826 में चार्ल्स मैसन को इसके बारे में पता चलता है, तो चार्ल्स मैसन वहां निरीक्षण करने के लिए जाते हैं। अब निरीक्षण करके तो आते हैं, लेकिन वहां चार्ल्स मैसन कोई ना तो इस सभ्यता के बारे में ज्यादा इसे खोजने का प्रयास करते हैं और ना ज्यादा इन्हें कोई वहां से साक्ष्य देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो चार्ल्स मैसन इस सभ्यता के बारे में कहते हैं कि ये जो एक सभ्यता है, यहाँ सिकंदर लोदी का बनाया हुआ एक किला था। तो चार्ल्स मैसन के द्वारा यहाँ बोला गया कि यहाँ कोई नगर रहा होगा और उस नगर को सिकंदर लोदी के द्वारा बनाया गया होगा। फिर हम दोस्तों देखते हैं 1834 में बार्नेस। अब एक बार्नेस महोदय जी आते हैं, ये भी एक अंग्रेजी
अधिकारी रहते हैं। तो वायरलेस महोदय यहाँ का निरीक्षण करते हैं और बोलते हैं कि ये एक नदी ध्वस्त किला है, मतलब यहाँ कोई किला था वो नदी के बाढ़ से ध्वस्त हो गया है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि सर्वप्रथम, अगर सर्वप्रथम इसकी खोज के बारे में प्रयास किया गया या सर्वप्रथम इसकी खोज के बारे में जो प्रयास किया गया तो वो आपके सर्वप्रथम खोज करता है जॉन मार्शल, जिन्हें सर जॉन मार्शल भी कहा गया है। अब जो जॉन मार्शल है तो दोस्तों आप जॉन मार्शल को याद रख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानने के लिए सबसे प्रथम प्रयास या सबसे पहले जो प्रयास किया गया था वो जॉन मार्शल के द्वारा ही किया गया था। इन्हीं के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि निर्धारित बताई जाती है। उसके बाद हम देखते हैं जॉन मार्शल को हमने देखा है। जब जॉन मार्शल यहाँ खोज के लिए जाते हैं तो जॉन मार्शल यहाँ प्रथम प्रयास करते हैं। उसके बाद फिर से आते हैं 1842 में चार्ल्स मैसन। तो चार्ल्स मैसन एक पत्रिका लिखते हैं, चार्ल्स मैसन के द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती है जिसमें वे सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा करते हैं। अब दोस्तों हम आगे की बात करें तो आगे आपको याद रखना है कि 1891 में, कब दोस्तों, 1891 में जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो एक भारतीय क्षेत्र में या इनकी पुरातत्व विभाग में काफी अच्छी रुचि थी, तो अलेक्जेंडर कनिंघम यहाँ 1851 में सर्वेक्षण करने के लिए आते हैं। अब जब अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाता है या इस क्षेत्र की वो जांच पड़ताल करते हैं, तो जांच पड़ताल करने के बाद कनिंघम के द्वारा 1856 में एक मानचित्र बनाया जाता है। जब 1851 में चार्ल्स जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाता है। सर्वेक्षण करने के बाद दोस्तों यहाँ सर्वेक्षण करने के बाद दोस्तों यहाँ 1856 में इनके द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा एक मानचित्र बनाया जाता है। अब दोस्तों आगे हम आपको इंटरेस्टेड बात बताते हैं कि इसका शुरुआती जो प्रयास है वो कहां से स्टार्ट होता है। तो आपको याद रखना है कि जो अलेक्जेंडर कनिंघम है 1856 में इनके द्वारा मानचित्र बनाया जाता है और 1856 में जो आपका कराची है तो कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन का निर्माण कार्य चल रहा था। अब जब कराची और लाहौर के मध्य रेलवे लाइन का निर्माण चल रहा था तो इस रेलवे लाइन के निर्माण की जो देखरेख कर रहे थे या जिन्हें देखरेख का कार्य सौंपा गया था तो वो आपके बर्टन बंधु हैं। बर्टन बंधु कौन है? तो बर्टन बंधु दो भाई थे, ये भी अंग्रेजी इंजीनियर थे। अब जो आपके अलेक्जेंडर कनिंघम है तो अलेक्जेंडर कनिंघम के शुरुआती प्रयास के बाद यहाँ जो बर्टन बंधु है, बर्टन बंधुओं की देखरेख में जब लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन का निर्माण चल रहा था या रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो उसी टाइम ऐसा माना गया है, कुछ लोगों का मानना है कि जब रेलवे पटरियों को बिछाया जा रहा था तो वहां खुदाई में इन्हें ईंटें की पक्की ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए। कुछ लोगों का ऐसा मानना है, कुछ विद्वानों का मानना है कि जो आपके अलेक्जेंडर कनिंघम है तो अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद जो बर्टन बंधु है तो बर्टन बंधु है दो भाई थे, जेम्स बार्टन, विलियम बार्टन, दोनों अंग्रेजी अधिकारी और इंजीनियर थे। अब जब जो कुछ लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि यहाँ जो सामग्री थी या मटेरियल थी या पत्थरों की कमी पड़ जाती है तो काम बंद हो जाता है। अब मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि शुरुआत में यहां से जो पश्चिमी अब जो सिंध प्रांत पाकिस्तान क्षेत्र में जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा टीलों की खुदाई होती है या खुदाई की जाती है तो उन्हें वहां से क्या मिलते हैं? पक्की ईंटों के साथ। तो उसी प्रकार उन्हीं के द्वारा बताया गया था, जो वहां कार्य कर रहे थे उनके द्वारा बताया गया था कि यहां से खुदाई में पक्की ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं या यहां से खुदाई में पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। तो उसके बाद वहां खुदाई की जाती है टीलों की, तो खुदाई में
यहाँ उन्हें पक्की ईंटों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं और उन्हीं पक्की ईंटों का प्रयोग ये रेलवे लाइन का जो निर्माण चलता है तो रेलवे लाइन के निर्माण में ये बिछाने में करते हैं। उसके बाद इन दोनों भाइयों के द्वारा सूचना दी जाती है, किसको सूचना दी जाती है, वहां गवर्नमेंट को। कौन, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट रहती है, ब्रिटिश जिसके द्वारा ये रेलवे लाइन बिछाई जाती है तो उन्हें सूचना दी जाती है। जब उन्हें सूचना दी जाती है तो इसके द्वारा इसकी खोज का जो कार्य है वो और तीव्र हो जाता है। अब यहाँ दोस्तों आपको याद रखना है कि मैंने आपको बर्टन बंधु बताया, तो बर्टन बंधु दो भाई, वो भी आपको याद रखना है। अब इसको आप अगर चाहें तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप चाहें तो पेन डाउन कर सकते हैं। इसके बाद में आगे इसी के बारे में जो इसके विकास से रिलेटेड या खोज से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ आगे आप देख सकते हैं कि इसके पहले जो मैंने आपको शुरुआती इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए, अब यहाँ से आगे आपको जो याद रखना है, तो यहाँ मैंने जो बर्टन बंधुओं के बारे में बताया था कि जो बर्टन बंधु थे अंग्रेजी इंजीनियर थे और जो लाहौर कराची के मध्य रेलवे लाइन का निर्माण चल रहा था उसकी देखरेख कर रहे थे। तो इनके द्वारा सरकार को वहां जानकारी दी जाती है। अब जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, तो ये जो भारतीय पुरातत्व विभाग है, भारतीय पुरातत्व विभाग में अलेक्जेंडर कनिंघम की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा ही 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की जाती है। तो 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई है, किसके द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। अलेक्जेंडर कनिंघम को ही जो भारतीय पुरातत्व विभाग है, भारतीय पुरातत्व विभाग का अलेक्जेंडर कनिंघम को जनक कहा जाता है। उसके बाद हम दोस्तों देखते हैं कि 1899 से 1905 तक जो लॉर्ड कर्जन रहते हैं, जिन्हें बंगाल जो लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड कर्जन को बंगाल विभाजन और बंगाल की जो हड़प नीति है उसके बारे में इन्हें जाना जाता है। तो इनके जो लॉर्ड कर्जन है, इनके द्वारा कई और जो अच्छे काम हैं वो भी किए गए। इन्हीं के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो सर जॉन मार्शल है, सर जॉन मार्शल वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के या सिंधु घाटी सभ्यता को खोजने का सबसे पहले प्रयास किया था। तो इसको भी मैंने आपको दोस्तों बताया है। तो इन्हीं के द्वारा सर लॉर्ड कर्जन के द्वारा सर जॉन मार्शल को ASI या जो भारतीय पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण है उनका अध्यक्ष या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो अध्यक्ष है सर जॉन मार्शल को बनाया गया था। अब भारतीय पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण के लिए इन्हें अध्यक्ष बनाया गया। तो भारतीय पुरातत्व विभाग का जो सर्वेक्षण हुआ तो इन्होंने अध्यक्ष बनने के बाद जो भारतीय पुरातत्व विभाग है, भारतीय पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण के लिए 5 भारतीयों को या 5 व्यक्तियों को इन्होंने नियुक्त किया। अब उन 5 व्यक्तियों को दोस्तों आपको याद रखना है, जिनमें आप पहले देखते हैं, पहले आप देख सकते हैं दयाराम साहनी। इनका पूरा नाम राय बहादुर दयाराम साहनी भी है, तो दयाराम साहनी। दूसरे व्यक्ति हैं दोस्तों, तो दूसरे व्यक्ति हैं आपके राखलदास बनर्जी। कौन है दोस्तों? दूसरे व्यक्ति हैं आपके राखलदास बनर्जी। अब यहाँ तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ जो तीसरे व्यक्ति हैं वो है आपके माधव प्रसाद वत्स। अब तीसरे व्यक्ति कौन है? माधव प्रसाद वत्स। और चौथे व्यक्ति जो है आपके व्हीलर, और 5वें व्यक्ति हैं जो आपके अर्नेस्ट मैके। तो आपको याद रखना है कि जो सर जॉन मार्शल है, सर जॉन मार्शल के द्वारा सर्वप्रथम जो हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी खोज के लिए सबसे पहले प्रयास किया गया था। इनके द्वारा ही एक पत्रिका चार्ल्स मैसन के द्वारा निकाली जाती है, नैरेटिव ऑफ जर्नी। उसके बाद इन्हीं के द्वारा ये जो सर्वेक्षण कार्य करते हैं, आगे जो सर्वेक्षण कार्य होता है
तो सबसे पहले इनको हमें याद रखना है। तो यहाँ से फिर से अपन रिकॉल करते हैं। बार्टन बंधु जो अंग्रेजी अधिकारी थे, लाहौर कराची के मध्य रेलवे लाइन का निर्माण चल रहा था, तो उसकी देखरेख कर रहे थे। एक का नाम है जेम्स बार्टन, दूसरे का नाम है विलियम बार्टन। फिर आपके अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। 1861 में इनके द्वारा भारतीय पुरातत्व की स्थापना की जाती है, इसीलिए इन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी कहा जाता है। 1899 में और 1899 से 1905 तक जो लॉर्ड कर्जन है, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा यहाँ भारतीय पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण के लिए सर जॉन मार्शल है, सर जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। उसके बाद दोस्तों इसे आप देख सकते हैं ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। फिर हम देखते हैं 1904 में इनके निर्देशों पर, इनके सर जॉन मार्शल के निर्देशों पर जो 4-5 भारतीय रहते हैं, तो 5 भारतीयों को नियुक्त किया जाता है और इन्हीं भारतीयों के द्वारा आगे जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर है, उन नगरों की खोज की जाती है, जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। इसको भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहें तो पेन डाउन कर सकते हैं। अब जो सर जॉन मार्शल के द्वारा 5 भारतीय नियुक्त किए जाते हैं भारतीय पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण के लिए, तो उनमें से सबसे जो पहले व्यक्ति हैं जिनको आपको याद रखना है, यहां मैं आपको लिख देता हूं कि सबसे पहले जो व्यक्ति हैं आपके, उन्हें आपको याद रखना है। कौन है वो? पहले हैं राय बहादुर, दयाराम साहनी। तो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हड़प्पा नगर की खोज की जाती है। हड़प्पा नगर की खोज। फिर आप देख सकते हैं नंबर दूसरे जो व्यक्ति हैं राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी इनके द्वारा मोहन, यहां लिख देता हूं दोस्तों, इनके द्वारा 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की जाती है। जोदड़ो की खोज की जाती है। अब यहां हमने ये सारी चीजें देखी हैं कि सर जॉन मार्शल के द्वारा 5 भारतीयों को भारतीय पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण के लिए नियुक्त किया जाता है। तो उनमें राय बहादुर दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पा नगर की खोज करते हैं। सबसे पहले हड़प्पा की खोज होती है, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया है। फिर आप यहां देखते हैं राखल दास बनर्जी। तो राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में, इसको आपको दोस्तों याद रखना है कि यहां मैं आपको ये ब्लैक मार्कर से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। इनके द्वारा 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की जाती थी। सबसे पहले जो खोजे गए नगर थे वो कौन कौन से थे आपके? हड़प्पा 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा, मोहनजोदड़ो 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा। अब दोस्तों आगे हम जो इंपोर्टेंट बात करेंगे इसको मैप वाइज भी हम समझेंगे, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए इसको मैं आपको जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर देता हूं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो सिंधु घाटी का विस्तृत क्षेत्र था वो एक त्रिभुजा आकार में था। कैसा? एक त्रिभुजा आकार। कि सिंधु घाटी का जो विस्तृत क्षेत्र या जो विस्तारित क्षेत्र था उसकी जो आकृति थी या जो उसका फैलाव था या जो उसकी भौगोलिक स्थिति थी, तो वो एक त्रिभुजा आकार में थी। अब इससे हमें क्या याद रखना है, कहां से क्वेश्चन आते हैं, तो वो पॉइंट आपको यहां याद रखना है। तो सबसे पहले आपको यहां देखना है कि उत्तर में, सबसे पहले ऊपर उत्तर में हम देखते हैं कि इसका जो क्षेत्र का विस्तार था वो कहां था? जम्मू कश्मीर के माडा या माला तक।
अब आपका ये जम्मू कश्मीर में मादा कहाँ है? तो मादा आपका वर्तमान में अखनूर जिला। कौन सा? वर्तमान में आपका अखनूर जिला। और ये जो आपका नगर था, ये आपका नगर अखनूर जिला के साथ साथ चिनाब नदी के किनारे पर था। तो यहाँ आपको देखना है कि इस जो आपका उत्तरी क्षेत्र है, तो सिंधु घाटी का उत्तरी क्षेत्र कहां तक विस्तरित था? तो ये जम्मू कश्मीर के मादा तक था, जो वर्तमान अखनूर जिला में है। उसके बाद कौन सी नदी के किनारे? तो आप बोल सकते हैं चिनाब नदी के किनारे। उसके बाद हम दोस्तों देखते हैं यहाँ कि आपको यूपी में आ जाना है। अब यूपी में आपको मेरठ जिले में आलमगीरपुर है, जो आपका मेरठ जिले में आलमगीरपुर है। तो आलमगीरपुर तक इसका जो हमें भौगोलिक क्षेत्र या भौगोलिक विस्तार है वो हमें देखने को मिलता है। और ये जो आपका आलमगीर है, तो आलमगीर हिंडन नदी के किनारे आपका इस हिंडन नदी तक फैला हुआ था। फिर हम देखते हैं दोस्तों, जहां से हम शुरुआत से ही ये चीजें देखते हैं, इसको महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में आपको दयामाबाद या दायमाबाद। तो महाराष्ट्र में आपका कहां तक विस्तृत क्षेत्र था? आपका दयामाबाद या दायमाबाद। वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में जो जिला है आपका अहमदनगर जिला। तो अहमदनगर जिला, इनाम गांव, महाराष्ट्र। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो दक्षिणतम बिंदु था या दक्षिण में कहां तक फैला हुआ था, तो ये आपका दयामाबाद। फिर हम पश्चिम की बात करते हैं, तो पश्चिम में आपका ये जो क्षेत्र था, विस्तृत क्षेत्र था या इसका जो फैलाव था, तो पश्चिम में था आपका बलूचिस्तान तक। कहां था दोस्तों? बलूचिस्तान तक। अब बलूचिस्तान कहां है? तो बलूचिस्तान जो आपका है, ये अभी देखते हैं हम, तो ये आपका पाकिस्तान क्षेत्र में आता है। तो यहां से हमें सुतकांगडोर, कौन सा स्थान है दोस्तों? सुतकांगडोर को हमें याद रखना है। अब इसको भी हम देख सकते हैं दास्त नदी के किनारे। तो फिर से हम इसको जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर, मादा, अखनूर जिला, चिनाब नदी। फिर आप नीचे यूपी पे आते हैं, तो मेरठ, यूपी में आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। फिर हम देखते हैं महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में दयामाबाद, नर्मदा नदी। और जो जिला है, तो जिला में अहमदनगर। फिर हम दोस्तों यहाँ देखते हैं कि तो हमने यहाँ देखा है उत्तर का बिंदु। यहाँ देखते हैं हम जो आपका पूर्वीय क्षेत्र या पूर्वी बिंदु, दक्षिणी बिंदु महाराष्ट्र। तो यहाँ हम देखते हैं पश्चिमी बिंदु आपका बलूचिस्तान। तो यहाँ हम आपको इसको अब हमने बहुत कम टाइम में एक मैप के द्वारा भी समझा। अब हम दोस्तों इसके जो भौगोलिक क्षेत्र है, तो भौगोलिक क्षेत्र के विस्तार की बात करें, तो विश्व में सबसे विस्तृत सभ्यता भी इसे कहा जाता है, या विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता भी इसे कहा जाता है। तो भौगोलिक क्षेत्र में आप देख सकते हैं यहाँ पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो यहाँ देखना है कि पूरब में कहां तक विस्तार है इसका? यूपी के मेरठ और आलमगीर। पश्चिम में कहां तक है? बलूचिस्तान, सुतकांगडोर, दास्त नदी। फिर देखते हैं उत्तर में जम्मू कश्मीर, मादा, चिनाब नदी। फिर हम देखते हैं दक्षिण में दयामाबाद, महाराष्ट्र, नर्मदा नदी। अब हम इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो चौड़ाई है, जो 1600 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जो चौड़ाई है दोस्तों कितनी है? 1600 वर्ग किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। अब हम लंबाई की बात करते हैं, तो इसकी जो लंबाई है वो 1400 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ हमने इसका जो भौगोलिक क्षेत्र है वो काफी कम टाइम में वो एक अच्छे तरीके से समझा है कि इसकी जो चौड़ाई है वो 1600 वर्ग किलोमीटर है, लंबाई है वो आपकी 1400 किलोमीटर है। अब दोस्तों यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। तो जम्मू जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है, तो हड़प्पा सभ्यता में आपको देखना है कि इसका जो क्षेत्र है वो किन किन देशों के मध्य है। तो इसका जो क्षेत्र है वो 3 देशों के मध्य या 3 देशों में देखने को मिलता है। तो वो कौन कौन से हैं? एक है आपका भारत, दूसरे आपका पाकिस्तान, तीसरा है आपका बलूचिस्तान। तो अभी तक जो सबसे ज्यादा खोजे गए स्थल हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे ज्यादा खोजे गए स्थल लगभग 2200 कहां? भारत में। और भारत की बात की जाए तो भारत का जो राज्य है गुजरात, तो सबसे ज्यादा स्थल या सबसे ज्यादा जो साक्ष्य हमें कहां से मिले हैं? गुजरात से। तो सबसे ज्यादा अगर देशों की बात की जाए तो 2200 भारत में खोजे गए हैं स्थल। और अगर भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में खोजे गए हैं? तो गुजरात में खोजे गए हैं। उसके बाद यहां से हमें केवल बलूचिस्तान को याद रखना है कि बलूचिस्तान से केवल आपको जो 2 क्षेत्र हैं, 2 क्षेत्रों को याद रखना है, एक बालाकोट और दूसरा आपको डाबरकोट आपको याद रखना है। तो उम्मीद है दोस्तों
कि आपको ये जो हमारा वीडियो है, ये हमारा जो प्रयास है, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। और मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको कम टाइम में दूँ, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें और सब्जेक्ट के प्रति अपनी कमांड बना सकें। तो इसको भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका पेन डाउन करना चाहें तो आप पेन डाउन कर सकते हैं। आज का जो मेरा लेक्चर है, आज की मेरी क्लास है, वो यही खत्म होती है। धन्यवाद। जय हिंद।